नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में फिर कुछ बदलाव हो सकता है, बड़ा बदलाव भी हो सकता है। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस हफ्ते आने की पूरी उम्मीद है। ये लगभग निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले पहले फैसला आ जाएगा, क्योंकि इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उसने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, केवल सुनाना है फैसला। तो अब फैसला आ सकता है, तो उसके क्या राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं और किस तरह क्या फैसला आएगा ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन इतना तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है फैसला। मतलब जो संभावनाएं हैं वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली, सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये जो 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला है, ये चूँकि उनकी अयोग्यता पर विचार कर रहे थे डिप्टी स्पीकर। आपको याद दिला दें कि उस समय महाराष्ट्र विधानसभा में कोई स्पीकर नहीं था, तो डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर का काम कर रहे थे। डिप्टी स्पीकर के सामने ये मामला गया और उसके साथ ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। तो अब जो नियम है उसके अनुसार अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी उस समय मुख्य पीठासीन अधिकारी हो, उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है, तो सबसे पहले सारा काम रोककर उस अविश्वास प्रस्ताव पर विचार होगा, उसके बाद सदन में कोई और कार्रवाई होगी। ये जो है सेटेड नियम है, ये संसदीय परंपरा के अनुसार भी और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं उनके अनुसार भी। अब मामला यहाँ ये फंसता है कि पहले कौन सा हुआ। ये एक दुविधा का मामला है कि भाई चूँकि इनको अयोग्य घोषित किया जा रहा था, इसलिए इन्होंने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो आगे के लिए कानून बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है कि इस मामले को फिर से स्पीकर के पास भेज दे, क्योंकि किसी भी विधायक या सांसद को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सदन को है। एमएलए है तो विधानसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को, और अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है तो स्पीकर और चेयरमैन को है। तो एक संभावना तो ये है कि वापस भेजा जाए, और अगर वापस भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट वापस स्पीकर के पास भेजता है, तो जाहिर है कि इस समय बीजेपी शिवसेना का स्पीकर है, बीजेपी के सदस्य ही जो है राहुल नार्वेकर इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके पास जाता है मामला, तो किसके पक्ष में जाएगा ये फैसला, इसमें कोई बड़ा अंदाज़ा लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा शक हो रहा है। शक क्यों हो रहा है? वो पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की और ख़ास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो टिप्पणियां थीं उनसे। उन्होंने कहा कि हम इस सरकार को कैसे रेस्टोर करें, यानी मैं पहले भी एक वीडियो बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को, यानी उद्धव ठाकरे की सरकार को रेस्टोर करने पर भी विचार कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर इस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया होता तो हम रेस्टोर करने पर विचार कर सकते थे, लेकिन जिस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया उस मुख्यमंत्री को कैसे फिर रेस्टोर करें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निश्चित मानना है, पूरी सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि गवर्नर ने जो कॉन्फिडेंस मोशन का निर्देश दिया था उद्धव ठाकरे सरकार को, वो असंवैधानिक था। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता, वो सदन में बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार गिरी होती, तो जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया था, जिस तरह की टिप्पणियां थी, उससे लगता है कि उनकी सरकार को फिर से बहाल कर देती सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो एक संभावना ख़त्म हो चुकी है। अब सवाल यह है कि जब वो संभावना ख़त्म हो गई है तो इन विधायकों के मामले को सुप्रीम कोर्ट फिर से विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज सकते हैं, ये एक संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि चूंकि सरकार रिस्टोर नहीं हो सकती, और ये सब शुरू हुआ, आपको याद है कि एकनाथ शिंदे के साथ ही 11 विधायक पहले सूरत गए थे, फिर वहाँ से गुवाहाटी गए। उनको नोटिस दिया पहले डिप्टी स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट की शिकायत पर, उसके बाद जो है 4 और विधायकों को जो है नोटिस दिया गया, तो कुल 16 हुए। 16 को अयोग्य ठहराने का नोटिस जो है वो भेजा गया था, जिस पर फैसला कोई हो नहीं पाया। तो अब इन 16 के जाने के बाद भी अगर मान लीजिए अयोग्य घोषित कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तब भी इस सरकार का बहुमत बना रहेगा, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, और वो परिवर्तन होगा सरकार में परिवर्तन। सरकार नए सिरे से बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि इन 16 में एकनाथ शिंदे भी हैं।
उनकी अगर विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे का इस्तीफा होता है तो सवाल होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिर बीजेपी अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगी, जिसमें पहला और मुझे लगता है कि शायद अंतिम विकल्प होगा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का, क्योंकि एकनाथ शिंदे के हटने के बाद बीजेपी शिंदे गुट का जो जिसको चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना है, उस शिवसेना से अब किसी और को मुख्यमंत्री बनाए ऐसा नज़र नहीं आता, ऐसा होगा भी नहीं। एकनाथ शिंदे की स्थिति अलग थी, उन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया था और उनकी वजह से शिवसेना टूटी और ये सरकार बनी है। तो इसलिए उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री बनेगा उनके गुट की तरफ से, ऐसा नहीं लगता। और इसलिए भी कि अभी 5 तारीख को यानी 5 मई को कोल्हापुर में एक कार्यकर्ताओं की बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि मैं फिर लौट कर आऊँगा। और आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूरे कैंपेन में वो ये कहते रहे कि मैं फिर लौट कर आऊँगा, और वो लौट कर आए भी। ये अलग बात है कि डिप्टी सीएम के रूप में आए, तो क्या अब फिर से सीएम के रूप में लौट कर आएंगे देवेंद्र फडणवीस? क्या उसकी ओर इशारा कर रहे थे? क्या बीजेपी को ये एहसास हो गया है या शिंदे गुट को ये लगने लगा है कि उन 16 विधायकों की सदस्यता जा सकती है? तो एक संभावना, मतलब 2 संभावनाएं तो ये हो गई। तीसरी संभावना ये है कि एक और मुकदमा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, वो है चुनाव आयोग का फैसला। अगर चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मानने से मना कर देता है और कहता है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे का गुट नहीं है, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट है, फिर क्या होगा? फिर ऐसी हालत में विप जो है वो चलेगा उद्धव ठाकरे का। ये जो शिंदे गुट के विधायक हैं, ये क्या शिंदे गुट के माने जाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे गुट के माने जाएंगे? फिर 16 विधायकों की सदस्यता जाने के बाद फिर तो 1/3 की संख्या नहीं बनती, तो क्या बाकी विधायकों की भी सदस्यता जाएगी? लेकिन उसका मामला निश्चित रूप से आएगा विधानसभा अध्यक्ष के पास। तो कुल मामला मिलाकर जो है बड़ी अनिश्चितता है। सुप्रीम कोर्ट अगर इन 16 विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं करता है तो इस सरकार में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन जिसकी आशंका सबसे ज़्यादा है कि अगर इन 16 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है फिर परिस्थिति बदल जाएगी। जो परिस्थिति बदलेगी उसमें आप ये मानकर चलिए कि शरद पवार ने जो भी नाटक किया हो इस्तीफा देने वापस लेने का, ये अपने भतीजे अजीत पवार को जो है कटघरे में खड़ा करने का, उनकी ताकत कम करने का, इस सब के बावजूद अजीत पवार का बीजेपी के साथ संपर्क बना हुआ है। उनके बीजेपी में आने की संभावना खत्म नहीं हुई है। ये तय बीजेपी को करना है, अजीत पवार को नहीं तय करना है। अजीत पवार की ओर से हाँ बहुत पहले से है, अभी तक बीजेपी की ओर से हाँ नहीं हुई है। तो क्या बदली हुई परिस्थितियों में सरकार की स्थिरता के लिए बीजेपी ये दांव खेलेगी? क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी की मुश्किल तभी होगी जब बाकी जो सदस्य बचते हैं 16 के अलावा 40 में, उनकी सदस्यता पर कोई आंच आने की आशंका बनती है। अन्यथा मुझे नहीं लगता, अन्यथा 16 कम हो जाते हैं तब भी बीजेपी और जो शिंदे का गुट है उसका बहुमत बना हुआ है। तो इसलिए जो है सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरा जो है असल में देखिए, समस्या ये है शिवसेना टूट चुकी है और एनसीपी के लिए खतरा बना हुआ है। शरद पवार का घर जो है वो आशंकाओं के घेरे में है। शरद पवार पहली बार ऐसा हो रहा है 24 साल में जब उनको अपनी पार्टी पर या अपनी पार्टी की एकता पर भरोसा नहीं। उनको इस बात का कतई यकीन नहीं है कि उनकी पार्टी हर परिस्थिति में एक रहेगी और 2024 के चुनाव से पहले एक रहेगी। इसलिए जो है वो भले ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से जो है इस सरकार को के स्थायित्व को कोई खतरा नहीं है, यानी वो बताना चाहते हैं कि हम सरकार गिराना नहीं चाहते। लेकिन शरद पवार पर भरोसा कौन करता है? उनके भतीजे ही नहीं करते। तो शरद पवार पर भरोसा पार्टी के बाहर तो है नहीं, पार्टी के अंदर भी नहीं है। अब सवाल कुल मिलाकर होगा अजीत पवार का। तो अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो दोनों 2024 में होने वाले हैं उससे पहले एनसीपी टूट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। तो शिवसेना टूट गई, एनसीपी अगर टूट जाती है
तो बीजेपी के लिए मैदान खुला हुआ है। लेकिन चुनावी राजनीति में मैदान इस तरह से खुलता नहीं जब तक ज़मीन पर आप मेहनत न करें, जब तक ज़मीन पर लोग आपके साथ ना आने को तैयार हों। अभी इस बात का इम्तहान होना बाकी है, परीक्षा होनी बाकी है कि एकनाथ शिंदे और उनके जो विधायक साथी हैं उनके साथ कितने मतदाता हैं। शिवसेना का जो कार्यकर्ता है, शिवसेना का जो सिंपैथाइज़र है, शिवसेना का जो मतदाता है, वो क्या उद्धव ठाकरे को छोड़कर उनके साथ पूरी तरह से आने को तैयार है, या पूरी तरह से नहीं तो कितनी बड़ी मात्रा में। उद्धव ठाकरे को वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे उनकी ताकत तय होगी। अगर वो नुकसान पहुंचाने की हालत में होंगे तो वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की हालत में होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। तो बीजेपी कोई कोर कसर उठा नहीं रखना चाहती, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। अजीत पवार की एंट्री यहीं पर होती है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, अजीत पवार की भाजपा में एंट्री इतनी आसान नहीं है। अजीत पवार भाजपा में तभी आएंगे जब भाजपा की मजबूरी हो जाएगी उनको लेना। उससे पहले अजीत पवार की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अजीत पवार 2024 के चुनाव में अलग हों या उसके बाद हों, शरद पवार से अलग होना, एनसीपी से अलग होना, ये लगता है कि उन्होंने मन बना लिया है। क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि शरद पवार पार्टी की विरासत, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उनको नहीं सौंपेंगे। अगर ये न होता तो ये शरद पवार का जो इस्तीफे का नाटक था ये भी न हुआ होता। ये सब विरासत तय करने के लिए था, जो नहीं कर पाए शरद पवार। इसके जरिए वो अपनी बेटी को पार्टी की कमान सौंपना चाहते थे, जो नहीं सौंप पाए। बस इतना ज़रूर किया उन्होंने कि अजीत पवार को ये दिखा दिया कि पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के नेता उनके साथ हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं साबित कर पाए। तो इस नाटक का, इस जो प्रहसन चला 4 दिन, उसका नतीजा सिर्फ ये हुआ कि अजीत पवार को ये बता दिया शरद पवार ने कि पार्टी में अब भी शरद पवार उन पर भारी हैं। लेकिन अजीत पवार पूरी पार्टी चाहते हैं। अगर पार्टी नहीं मिलेगी तो पार्टी तोड़ेंगे। अब सवाल यह है कि पार्टी तोड़ेंगे तो किसके लिए, जाएंगे कहाँ? अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, ऐसे कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति करना है तो बीजेपी के साथ जाना चाहिए। इसके संकेत वो लंबे समय से दे रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है, यक्ष प्रश्न आता है कि क्या बीजेपी उनको लेना चाहती है? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद घटनाक्रम बहुत तेज़ी से चलेगा। तो सरकार यही कंटिन्यू इसी रूप में कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का स्वरूप पूरी तरह से बदल भी सकता है। तो इंतज़ार करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।